इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. रेशमा बताओ जरा क्या होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? रेशमा, यस सर। क्या होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? सर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका हम जो उसकी स्थिति और उसका जो वेग होता है, उसका निर्धारण एक साथ नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ बोर मॉडल। तो अब हम फाइनली इस बात पर आएंगे कि भाई बोर मॉडल के जो फेलियर हुआ है वो किस वजह से हुआ है, ठीक है। हमें ये तो पता लग गया था कि भाई बोर का मॉडल इतना कुछ अच्छा भी काम का नहीं था। जब बात की डिस्कवरी हो गई, जैसे कि आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया, उसके बाद वेव नेचर ऑफ मैटर आ गया, ठीक है। तो फिर क्या और रीजन थे, तो वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। So one can now understand the reason for the failure of the Bohr model. In Bohr model, an electron is regarded as a charged particle moving in well-defined circular orbit about the nucleus. तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन था वो एक आपका चार्ज पार्टिकल है जो कि वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट रिवोल्यूशन करता है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन बोर मॉडल। तो यहाँ पर जो वेव कैरेक्टर था, जो कि किसने बाद में दिया, डी ब्रॉगली ने दिया इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो बोर मॉडल में कंसीडर नहीं किया गया था। Furthermore, an orbit is a clearly defined path, and this path can completely be defined only if both position and the velocity of the electron are known exactly at the same time. और बोर ने ये बात भी बोली थी कि भाई यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं चारों तरफ, वो आपके कंप्लीटली डिफाइंड पाथ यानी कि ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ऑर्बिट क्या होता है, कंप्लीटली डिफाइंड पाथ होता है, मतलब एक सर्कल, सर्कल जैसा पूरा चारों तरफ का चक्कर जो हो गया न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसे इसने ऑर्बिट बोला था। लेकिन बाद में जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, तब क्या बात प्रूव हो गई कि भाई पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को आप एक साथ जो है नहीं बता सकते, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर ऑर्बिट का जिक्र कर रहे हो, ऑर्बिट के बारे में अगर आप बता रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने पोजीशन और वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की, उसको सेम टाइम पे एग्जैक्टली पता कर लिया है। तो ये इसके जो पॉइंट थे यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो गए। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कि जो बात आप कह रहे हो उसके अगेंस्ट मतलब कुछ बातें निकल कर आ गई, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो यहां से क्या क्लियर हो गया कि भाई अब ये जब नई डिस्कवरीज हुई हैं तो इसके बाद पता लग गया कि भाई बोर ने जो बोला था ना, झूठ बोल दिया था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, बोर ने जो बोला था वो अपने टाइम के हिसाब से बोला था, क्योंकि इवोल्यूशन तो देखो होता रहता है, ठीक है। अब ये है कि 25-30 साल पहले इंडिया ने कभी नहीं सोचा होगा कि भाई जियो आ जाएगा, 4G आ जाएगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन अब आ गया तो पिछली जितनी बातें थी वो सारी रॉन्ग प्रूव हो गई, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये जो पोजीशन और वेलोसिटी था एक साथ आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बोलता है। और अगर आप ये पता कर पाते तभी आप फिक्स ऑर्बिट का रास्ता बता पाते। तो बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम देयरफॉर नॉट ओनली इग्नोर्स डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर बट आल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो बोर का मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ डुअल बिहेवियर को ही इग्नोर नहीं करता, बल्कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी कि उसके अगेंस्ट जाके बात करता है, ठीक है। तो इन व्यू ऑफ दीज इनहेरेंट वीकनेसेस इन द बोर मॉडल देयर वाज नो पॉइंट इन एक्सटेंडिंग बोर मॉडल टू अदर एटम। तो बाद में सोच रहे थे कि भाई बोर का जो मॉडल है वो दूसरे एटम के लिए भी बना के देख लेते हैं कैसे होगा क्या होगा। लेकिन जब ये सारे पॉइंट आ गए तो इन्होंने कहा भाई नहीं, अब तो बोर मॉडल तो खत्म, इसकी कहानी खत्म, अब हम इस पे विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। बोर ने जितना पागल बनाना था बना लिया, हाइजेनबर्ग ने बोला, ठीक है, और डी ब्रॉगली ने बोला चलो अब हमने ये चीज नहीं बना दिया, अब कुछ और आने दो उसके बाद, जिससे ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व हो जाएंगी।
तो इनफैक्ट एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वाज नीडेड व्हिच कुड अकाउंट फॉर वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर एंड बी कंसिस्टेंट विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी कि अब जो है एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर झांक कर देखना था, और ऐसा झांक कर देखना था, ऐसी चीजें पता लगानी थी जिससे वेव पार्टिकल डुअलिटी भी आपकी क्या हो पाए, कंसिस्टेंट रहे। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल तो है ही, साथ में वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। ऐसा कुछ मॉडल आ जाए एटम का तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो दिस केम विद द एडवेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और इसके बाद जो है फिर क्वांटम मैकेनिक्स का दौर शुरू हुआ। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आने लग गया या आने वाला था इसके बाद। ठीक है, तो ये था। अब हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ये क्या होता है और ये कैसे बना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सक्सेसफुली डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ ऑल macroscopic objects such as falling stone, orbiting planets, etc., which have essentially a particle-like behavior as shown in the previous section. तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती है, जिसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, ये आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड होती है। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपको पता है क्या क्या होते हैं, वही सारी चीजें तो जो न्यूटन के लॉज हैं उस पे बेस्ड होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये जो मैकेनिक्स है ये सारे के सारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ऊपर से पत्थर गिर रहा है, ठीक है, प्लैनेट्स चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और इनमें क्या होता है, सब में क्या होता है, पार्टिकल लाइक बिहेवियर होता है। ठीक है, पार्टिकल लाइक बिहेवियर की तरह हम अगर लेते हैं, और यहाँ पर ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की मदद से ये क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई करके इन सब के मोशन को समझा जा सकता है। However, it fails when applied to microscopic object like electron, atoms, molecules, etc. लेकिन ये सब चीजें अगर हम न्यूटन लॉस ऑफ मोशन यहाँ पर लगाना चालू कर दें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, तो ये यहाँ पर काम नहीं करते। This is mainly because of the fact that classical mechanics ignores the concept of dual behavior of matter, especially for subatomic particle and the uncertainty principle. अब होता इसलिए ये है क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, यानी कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जिसमें न्यूटन्स के लॉज हम अप्लाई कर सकते हैं, वो वाली जो मैकेनिक्स है, उसमें मटेरियल को या मैटर को सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो पार्टिकल की ट्रीट किया जाता है, उसमें जो है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को कंसीडर नहीं करते। जैसे कि अभी आपने देखा जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उसमें क्या आपका वेव लाइक नेचर भी होता है, जो कि डी ब्रोगली ने आपको बताया, और साथ साथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी होता है, यानी कि साइमल्टेनियसली आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट इसकी जो वेलोसिटी है उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये जितने भी फैक्टर हैं, इसकी वजह से हम क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स दिस इनटू अकाउंट दिस डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसके लिए अब यहाँ पर एक नई मैकेनिक्स आती है। मैकेनिक्स का मतलब है कि जो मोशन हो रहा है, जो मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है, उसको समझने के लिए जो थ्योरी है उसको क्वांटम मैकेनिक्स कहेंगे। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मैटर के डुअल बिहेवियर को कंसीडर करे, यानी कि मैटर को वो पार्टिकल की तरह भी समझे और वेव की तरह भी ट्रीट करे। तो ऐसी थ्योरी जो है, जो इसके मोशन को या मैकेनिकल मूवमेंट को समझाएगी, उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहेंगे। So quantum mechanics is a theoretical science that deals with the study of motion of the microscopic object that have both observable wave-like and particle-like properties. तो वही मतलब बताया, और क्वांटम मैकेनिक्स एक theoretical science है या थ्योरी है जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स हो गए, इनके वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज सबको समझाने में समर्थ रहे। ठीक है, इट स्पेसिफाइज द लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, दैट दीज ऑब्जेक्ट्स ओबे, यानी कि ये जो मैकेनिक्स है ये बताती है इसके जो मैकेनिक्स के लॉ हैं। जैसे लॉज ऑफ मोशन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए थे, तो क्वांटम मैकेनिक्स इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की लॉज ऑफ मोशन को डिफाइन करती है। व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स इज अप्लाइड टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच वेव लाइक प्रॉपर्टीज आर इनसिग्निफिकेंट, द रिजल्ट्स आर द सेम एज दोस फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, अगर मान लो क्वांटम मैकेनिक्स आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे लगाते हो, माइक्रोस्कोपिक मतलब कि जो बड़े बड़े हैं, जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, फॉलिंग स्टोन हो गया जिसकी बात हमने अभी करी थी, तो ऐसे उस पर लगाते हो जहां पर वेव लाइक प्रॉपर्टीज आपको नहीं दिखती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता वहां पे, तो वहां पर भी हमको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो सारे के सारे सेम मिलते हैं एज दोज फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। यानी कि जो आप न्यूटन के लॉज लगा के सारी चीजें करते हो, उनके मोशन को समझते हो, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स उन पार्टिकल्स में लगाओगे जो बड़े बड़े आपके क्या है मासेज हैं उनमें लगाओगे, तो ये वहां पर भी काम करेगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स लाइक एक ऐसा सॉल्यूशन हो गया जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक बॉडीज प्लस जो आपके मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं सब पर काम करेगा, मतलब यूनिवर्सल बन गया वो। और जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स था या न्यूटन्स मैकेनिक्स था या न्यूटोनियन मैकेनिक्स था, वो सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए था। तो यहाँ ये थोड़ा सा बस डिफरेंस है क्वांटम मैकेनिक्स और
क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, ठीक है। The quantum mechanics was developed independently in 1926 by Werner Heisenberg and Erwin Schrödinger. तो यहाँ पर हाइजेनबर्ग तो ये वही वाला है जिसने क्या दिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। इसके साथ एक और बंदा था, एक और साइंटिस्ट था, श्रोडिंगर। इन दोनों ने मिलकर क्वांटम मैकेनिक्स की जो है डिस्कवरी की। Here, however, we shall be discussing the quantum mechanics which is based on the ideas of wave motion. तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वेव मोशन के ऊपर निर्धारित है, ठीक है। The fundamental equation of quantum mechanics was developed by Schrödinger and it won him the Nobel Prize in Physics in 1933. श्रोडिंगर ने बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसकी फंडामेंटल इक्वेशन बताई थी, डेवलप की थी, और इसी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में 1933 में। So this equation, which incorporates wave particle duality of matter as proposed by de Broglie, is quite complex and knowledge of higher mathematics is needed to solve it. तो ये जो इक्वेशन बनाई थी श्रोडिंगर ने, ठीक है, जिसे आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी कहते हो, तो ये जो इन्होंने बताई थी, इसमें क्या आता है, डुअलिटी ऑफ मैटर को कंसीडर किया जाता है। डुअलिटी ऑफ मैटर को किसने बताया था? डी ब्रॉगली ने बताया था कि जो आपका मैटर होता है वो भी आपका वेव लाइक प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो ये जो इक्वेशन होती है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसके लिए बहुत ज्यादा हायर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो यू विल लर्न इट सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट सिस्टम इन हायर क्लासेस, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन वगैरह वो हमें नहीं पढ़ना, वो आपका एमएससी वगैरह में आता है, ठीक है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो फ्यूचर में तो वो वहां आता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, फॉर अ सिस्टम सच एज एन एटम और अ मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम द श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिटन एज, ये हैमिल्टन ऑपरेटर होता है, ये एच के ऊपर ये बना जो होता है, ठीक है, इसे हैमिल्टोनियन कहते हैं। ओके, तो ये हो गया। और ये आपका साई हो गया, एच साई इज इक्वल टू ई साई, वेयर एच इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर का हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन किसके लिए? जहां पे आपकी एनर्जी जो है पार्टिकल की वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। जैसे कि एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, अगर उसकी एनर्जी जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो आप इस श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वो ये होती है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच यहाँ पर क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, या मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसे हम हैमिल्टोनियन कहते हैं, ठीक है। तो Schrödinger gave a recipe of constructing this operator from the expression for the total energy of the system. The total energy of the system takes into account the kinetic energy of all the subatomic particles, that electron, nuclei, etc., attractive potential between the electrons and nuclei, and repulsive potential among the electrons and nuclei individually. Solution of this equation gives value of E and psi. तो यहाँ पर ये कह ये रहे हैं कि भाई ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में टोटल एनर्जी जो सिस्टम है उसको अकाउंट में लिया जाता है। जो टोटल एनर्जी होती है, मान लो अगर हम एक एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम हमारे लिए अगर एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी होगी वो मतलब टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी सभी पार्टिकल्स की। कौन कौन से पार्टिकल हो गए? पहला तो ये कि भाई इलेक्ट्रॉन्स और जो आपके प्रोटॉन है न्यूक्लियाई के अंदर, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, जो उससे एनर्जी डेवलप हो रही है, वो कितनी हो रही है? रिपल्सिव पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन्स के आपस में बीच में, ठीक है, प्रोटॉन्स के बीच में जो आपस में यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं, उनसे जो एनर्जी यहाँ पर हो रही है क्रिएट। तो ये सारी चीजों को कंसिडर करके फिर हम यहाँ से ई और साई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें कुछ इतना है नहीं, यहाँ से बस क्वेश्चन यही आता है कि भाई ऑप्शन में से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन सी है, तो वो ये वाली होती है, इसको बस ध्यान रखना। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये एच जो है इसे क्या कहते हैं, तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। और तीसरी चीज ये पूछी जा सकती है कि इसमें क्या कंसीडर करते हैं, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को कंसीडर करते हैं। बस इतना समझना है आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम। फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन एटम से शुरुआत करी, ठीक है, क्योंकि छोटी चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। तो हाइड्रोजन एटम ले लिया इन्होंने, सबसे बेसिक एटम, और उसके साथ श्रोडिंगर इक्वेशन को तालमेल, मतलब उसका तालमेल बिठाया। तो व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर श्रोडिंगर इक्वेशन को हम हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व यहाँ पर करते हैं, द सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एंड द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, ठीक है, दैट इज साई ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें क्या देगा? पॉसिबल एनर्जी लेवल्स देगा, ठीक है। पॉसिबल एनर्जी लेवल का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में बैठा हुआ है, ये किस एनर्जी लेवल तक जा सकता है, ठीक है, या किस एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है, और उसका करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन जो है साई ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसका जो करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है वो इससे पता लग जाता है, ठीक है। तो these quantized energy states and corresponding wave functions which are characterized by a set of 3 quantum number। तो ये जो आपकी क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स हैं, जिसे आप ऑर्बिट कहते हो, ठीक है, और इनके जो करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस हैं,
तो इनको जो है हम यहाँ पर 3 टाइप के क्वांटम नंबर से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड तीसरा यहाँ पर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, उसे भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 ऐसी चीजें हैं या 3 ऐसी नोटेशन है जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, जो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स है, बेसिकली ऑर्बिट्स की यहाँ पर बात हो रही है, जो ऑर्बिट्स होते हैं जो आपने बोर मॉडल में देखे थे, जो ऑर्बिट होते हैं उसी को अब यहाँ पर क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट कह दिया गया। तो ये जो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है, और इनके जो करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है वो हम इन 3 क्वांटम नंबर्स को इस्तेमाल करके बता सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के लिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, जिससे जिसे हम पहले हम क्वांटम वो ऑर्बिट नंबर भी कह रहे थे, वही है ये, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एमएल से डिनोट करते हैं, ये एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो these arise as a natural consequence in the solution of the Schrodinger equation when electron is in any energy state, ठीक है। The wave function corresponding to that energy state contains all information about the electron. तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो उसका जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन उसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट का, उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है उस इलेक्ट्रॉन की। तो वेव फंक्शन बेसिकली लाइक आप समझ सकते हो कि लाइक एक टाइप का फंक्शन है या इक्वेशन है जिसके अंदर क्या होगी, सारी की सारी चीजें होंगी उस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। यानी कि इलेक्ट्रॉन का आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर पता है, और इसके साथ एक चौथा वाला कौन सा होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। अगर 4 चीजें आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में ये पता है जो कि आपने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला है, ठीक है, तो इन 4 चीजों से आप उसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन आपको कहां पे मिलेगा, ठीक है। तो ये इससे ये जो आपके सारे नंबर्स होते हैं या जो ये आपके फैक्टर्स हैं ये सारे काम आते हैं, ठीक है। तो द वेव फंक्शन is a mathematical function whose value depends upon the coordinates of the electron in the atom and does not carry any physical meaning. तो यहाँ पर कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, मतलब एक्चुअली में नहीं होता, सारी इमेजिनरी चीजें हैं। यानी कि एटम है उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्पेस बन गया। तो ये जो आप 4 नंबर्स की बात कर रहे हो, जो 3 नंबर्स की बात कर रहे हो, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, तो ये नंबर जो होंगे बेसिकली उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक एरिया सा बना देंगे जिसे हम अभी आगे जाके इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलेंगे, ठीक है। तो हम बोल रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ हो सकती है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था भाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर हम लगा देते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की देखो एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ हो सकती है ये चीज हम बता सकते हैं। तो वो जो प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है वही इनसे हमें मिल जाएगी। The wave function is a mathematical function whose value depends upon the coordinates of the electron in the atom and does not carry physical meaning. Such wave function of hydrogen or hydrogen-like species with one electron are called atomic orbitals. तो ये सारे जो आपके wave functions होते हैं हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम हाइड्रोजन से रिलेटेड बात करें तो उसी के मतलब जो आपका होता है क्या बोलते हैं वेव फंक्शन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम atomic orbital कहेंगे। तो such wave function pertaining to one electron species are called one electron system. The probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to the size square at that point. तो यहाँ पर अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाएगा, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो जो प्रोपोर्शनल होती है किसकी, साइज स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो the quantum mechanical results of the hydrogen atom successfully predict all the aspects of hydrogen atom spectrum including some phenomena that could not be explained by Bohr model. तो ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है हाइड्रोजन का, ये आपका क्या करता है, सक्सेसफुली प्रिडिक्ट कर देता है सारे के सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड या उसका जो स्पेक्ट्रम है उससे रिलेटेड, जो आपके बोर मॉडल में आपको नहीं मिल पाते। तो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स प्रेजेंट अ डिफिकल्टी। अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन को यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लगाते हो, यानी कि एक से ज्यादा जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उस एटम में अगर आप लगाते हो तो आपको यहाँ पर परेशानी होगी। द श्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए यहाँ पर हम एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते किसको, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। दिस डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग एन अप्रोक्सीमेट मेथड। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे, उससे हम अपना काम चला लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू लेकिन हमको नहीं मिल पाती। Such calculation with the aid of modern computers show that orbitals in atoms other than hydrogen do not differ in any radical way from the hydrogen orbital discussed above. तो आज जैसे हमारे पास अच्छे अच्छे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उसका इस्तेमाल करके अगर हम ये वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं,
तो हमें ये पता चलता है जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं आपके, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके जो ऑर्बिटल होते हैं जो हाइड्रोजन से अलग है, तो ये ज्यादा कुछ डिफर नहीं करते, डू नॉट डिफर इन एनी रेडिकल। यानी कि हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हमको देखने को मिलते हैं, जहां पे ऑर्बिटल की मतलब यहाँ पर बात जो हो रही है, ऑर्बिटल का मतलब है कि एक ऐसा स्पेस जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, कि भाई आपने बोला कि हाँ ये वाला एक ऑर्बिटल है, इस वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। तो वो जो ऑर्बिटल्स हमको मिलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, ठीक है, तो वो जो ऑर्बिटल हमें मिलेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, उसमें और ये हाइड्रोजन वाले केस में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, द प्रिंसिपल डिफरेंस लाइज इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि भाई जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे उनमें इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का नंबर बढ़ जाएगा, प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, तो वहां पर न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस और ऑल द ऑर्बिटल्स आर समवॉट कॉन्ट्रैक्टेड। तो इसकी वजह से क्या होता है, ज्यादातर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लाइक सिकुड़ जाते हैं या कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, वो ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से जो आपका वो स्पेस बनेगा जहां पे आपकी वो इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी स्पेस मतलब जो प्रोबेबिलिटी वाला एरिया जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो फर्दर एज यू विल शेल सी लेटर इन सबसेक्शन 2.63, ठीक है, अनलाइक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज whose energies depend upon only on the quantum number n, the energy of the orbitals in multi-electron system depend on quantum number n and l। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन और जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, मतलब कि वो बेरिलियम हो गया, हीलियम डाई पॉजिटिव हो गया, बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव हो गया, ये हो गया, ठीक है, तो इसमें जो आपकी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पे डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन जो एनर्जी आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होती है ऑर्बिटल की, वो यहाँ पर क्वांटम नंबर एन और एल दोनों पे डिपेंड करती है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और साथ में एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो इन दोनों पे डिपेंड करती है। अब वो क्यों करती है वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो इतना यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में लिखा है, इसे भी देख लेते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इज द पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, जो कि हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके मिलती है। फॉलोइंग इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो यहाँ पर क्वांटाइज रहती है, ठीक है, कैन ओनली हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू। क्वांटाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि लाइक एन के टर्म्स में रहे। जैसे अगर मान लो जैसे फोटोन की एनर्जी पड़ी थी, फोटोन की एनर्जी का क्वांटाइजेशन पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था वहां पे, मतलब क्या होता है, जो E इक्वल टू एच न्यू होता है, तो एन एच न्यू होता है, मतलब या तो 1h न्यू के टर्म्स में होगा, या 2h न्यू के टर्म्स में होगा, या 3h न्यू के टर्म्स में होगा। यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल जो होता है, तो उसके उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं कि वो चीज के क्वांटाइज है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्वांटाइज रहती है, मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटीज के फॉर्म में होगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एटम्स। ठीक है, उसके बाद है द एक्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेवलेंथ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर अलाउड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मिलते हैं वो भी आपके क्वांटाइज होते हैं, और ये रिजल्ट होता है आपका वेवलेंथ प्रॉपर्टीज जो कि इलेक्ट्रॉन्स में मिलती हैं उसकी वजह से। तो बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। तो हम एक साथ पता नहीं लगा सकते। द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम देयरफॉर कैन नेवर बी डिटरमाइंड और नोन एक्यूरेटली। That is why, as you shall see later on, one talks of only probability of finding the electron at different points in an atom. तो बाद में आप देखोगे ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इस वाले रीजन में मिल सकती है, या इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो आपको इस वाले रीजन में मिल सकता है, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की पता नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो हमें साई वाली वैल्यू से मिलता है, ये वेव फंक्शन होता है साई, जिसकी मदद से हम पता लगा लेते हैं कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल वो कौन सा है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए इस एटम में। तो व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन वी सी दैट द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज दैट ऑर्बिटल। सिंस मेनी सच वेव फंक्शन आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, देयर आर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एन एटम। These one electron orbital wave function or orbitals from the basis of the electronic structure of atom. In each orbital the electron has a definite energy and orbital cannot contain more than 2 electron। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाएंगे अलग अलग ऑर्बिटल्स में, वो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी होंगे। यानी कि जिसकी एनर्जी कम पहले इलेक्ट्रॉन उसमें होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा फिर बाद में इलेक्ट्रॉन उसमें मिलेगा। For each electron of a multi-electron atom, there shall therefore
be an orbital wave function characteristics of the orbital it occupies. All the information about the electron in an atom is stored in its orbital wave function. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी इलेक्ट्रॉन की होती है सारी की सारी वो आपकी इस ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई के पास होती है. एंड क्वांटम मैकेनिक्स मेक इट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन आउट ऑफ साई. यानी कि साई यानी कि वेव फंक्शन अगर आपको पता है किसी भी ऑर्बिटल का या ऑर्बिटल का वेव फंक्शन आपको पता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन ये बता देगा. मतलब रिलेटेड टू पोजीशन, रिलेटेड टू वेलोसिटी, सब कुछ ये बताने में सक्षम होगा. The probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to the square of the orbital wave function, that is psi square. तो psi square से हमें क्या पता चलता है? Probability of finding electron. ठीक है, वेव फंक्शन का अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो उससे आपको प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की किसी भी पॉइंट पे. तो साई स्क्वायर नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये. साई स्क्वायर को जो है हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं. ठीक है, and is always positive, हमेशा पॉजिटिव होगी. from the value of psi square at different points within an atom it is possible to predict the region around the nucleus where electron will most probably be found. तो अगर हम यहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो साई स्क्वायर की वैल्यू से हमें ये पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ वो कौन सा वाला रीजन है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मिलने की जो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, तो ये कुछ लाइक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के क्या है यहाँ पर मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स है. ठीक है, तो इतना समझ आया कुछ थोड़ा बहुत किस बारे में बात चल रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स. ठीक है, तो अब हम इसके ये जो वेव फंक्शन, ये जो साई होता है ना, साई, ये जो वेव फंक्शन होता है इसको जब हम सॉल्व करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए तो जो हमें वैल्यूज मिलती हैं मतलब क्वांटम नंबर्स जो मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर कहते हैं. तो वो जो क्वांटम नंबर कहते हैं या जो क्वांटम नंबर होते हैं उनके बारे में अब हम देखेंगे वो क्या क्या होता है. तो ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर. अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एन एटम. तो काफी सारे ऑर्बिटल्स जो वो पॉसिबल हो सकते हैं. ऑर्बिटल का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ऑर्बिटल का मतलब है एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कुछ है या ज्यादा है. ठीक है, तो क्वालिटेटिवली दीज ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन. ठीक है, तो ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं इनको साइज, शेप और ओरिएंटेशन के बेसिस पे अलग अलग किया जा सकता है. अभी आप आगे पढ़ोगे भी, एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, उनके क्या क्या शेप होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ये सब क्या होता है, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मींस देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन न्यूर द न्यूक्लियस. तो ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ऑर्बिटल छोटा होगा तो इसका मतलब है वहां पर ज्यादा चांस होगा आपको इलेक्ट्रॉन मिलने का. क्योंकि देखो ऑर्बिटल अगर कहीं पर भी प्रेजेंट है इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा. क्योंकि ऑर्बिटल हम उसी एरिया को कह रहे हैं जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है. और अगर ऑर्बिटल का साइज यहाँ पर छोटा होगा तो आप ये समझ सकते हो कि भाई मतलब क्या है, वहां पर जो आपको एटम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो मिलने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी. अब ऐसा होगा क्यों? आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि मतलब एक छोटा तालाब है और एक बड़ा तालाब है एंड उसमें मछलियां हैं. ठीक है, तो छोटे तालाब के अंदर आप मछली आसानी से पकड़ पाओगे इन कंपैरिजन टू बड़ा तालाब. क्योंकि बड़े वाले तालाब के अंदर अगर आप जाल फेंकोगे तो मछली एक तरफ से दूसरी तरफ इजिली आराम से मूव कर सकती है क्योंकि उनके पास स्पेस ज्यादा है. लेकिन जो छोटा वाला तालाब होगा वहां पे स्पेस कम होगा तो मछली को वहीं पर घूमना पड़ेगा आसपास. तो अगर आप इतना बड़ा जाल फेंक दोगे जिससे क्या हो, पूरा का पूरा तालाब का एरिया जो वो कवर हो जाए तो आप मछली को आराम से पकड़ लोगे. तो वही सेम चीज वाली बात यहाँ पर हो रही है. जितना छोटा ऑर्बिटल होगा उतना ज्यादा चांस होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का न्यूक्लियस के पास. तो similarly shape and orientation mean that there is more probability of finding the electron along certain direction than along others. Atomic orbitals are precisely distinguished by what are known as quantum number. तो atomic orbitals जो है बेसिकली क्वांटम नंबर से डिफाइन किए जाते हैं. ठीक है, तो each orbital is designated by 3 quantum numbers labeled as n, l and m. ठीक है, अभी हम तीन ही के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी आगे आएगा स्पिन क्वांटम नंबर जिसे कहते हैं +1/2 -1/2, उसको भी देखेंगे. तो एन, एल और एम के टर्म्स में ये एम एल होता है बेसिकली. ठीक है, एन है यहाँ पर, एल है और उसके अलावा एम एल है. ठीक है, तो ये वाला एन क्या हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर और एम एल क्या हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो ये जो पहला वाला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, ठीक है,
ये क्या बताता है, ये आपको बताता है ये इसकी जो वैल्यूज होती हैं आपकी 1 2 3 इस तरीके से होती है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। तो ये आपको साइज के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देता है और ये बताता है कि भाई इसकी जो एनर्जी है वो कहाँ तक हो सकती है। For hydrogen atom and hydrogen-like species, that is helium positive, lithium dipositive, etc., energy and size of the orbital depends only on n। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर भी ये बात करी थी कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में ये जो एनर्जी होती है सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड करती है, लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं वहां पर n और l दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो आइडेंटिफाइज द शेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उससे हमें शेल के बारे में पता चलता है। जैसे बोर्स मॉडल में हमने ऑर्बिट की बात करी थी, वही उसी की बात कर रहे हैं। तो विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीजेस। तो जितनी ज्यादा वैल्यू n की यहाँ पर होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल आपके पास होंगे। ठीक है, n की वैल्यू जितनी ज्यादा उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके पास होंगे एंड आर गिवन बाय n स्क्वायर। तो n स्क्वायर से आपको जो है ऑर्बिटल का नंबर यहाँ पर पता चल जाता है। तो ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन वैल्यू ऑफ n कंस्टिट्यूट अ सिंगल शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो सारे के सारे जो भी ऑर्बिटल्स हैं किसी भी वैल्यू n के लिए, मान लो n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, उसके जितने भी सारे ऑर्बिटल होंगे वो आपका एक क्या कंस्टिट्यूट करेंगे, एक सिंगल शेल कंस्टिट्यूट करेंगे एटम का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये बीच में आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ये मेरा n इक्वल टू 1 है, तो n इक्वल टू 1 मान लो मैंने इसके लिए कह दिया, तो n इक्वल टू 1 का शेल मेरा ये वाला बन गया। n इक्वल टू 1 का मेरा ये वाला शेल बन गया। तो n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि ये मान लो ये पूरा जो स्पेस है इसके अंदर, ठीक है, आप इसको ऐसा समझ लो कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बना दिया आपने, एक बॉल बना दी, एक स्फेरिकल बॉल बना दी। तो ये जो पूरा स्फेरिकल शेल होगा, इस स्फेरिकल शेल के अंदर अलग अलग आपके क्या होंगे, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 के लिए आपके जो भी ऑर्बिटल्स होंगे वो इसी शेल के अंदर रहेंगे। ठीक है, अब मान लो आपने क्या करा, एक और शेल इसके बाहर बना दिया जो n इक्वल टू 2 को बताता है। n इक्वल टू 2 के लिए आपने ये कंप्लीट शेल बना दिया। तो इसका मतलब क्या है कि लाइक यहाँ पे आपने क्या करा, ये पूरा एक इसके चारों तरफ n इक्वल टू 2 का एक स्फेयर जैसा ये बॉल बना दिया पूरा, और इस कंप्लीट बॉल के अंदर क्या होंगे, अलग अलग ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, अलग अलग शेप के होंगे। तो अभी शेप हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी शेप होती है, तो उसमें भी आपके s ऑर्बिटल होंगे, p ऑर्बिटल होंगे, d ऑर्बिटल होंगे, इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर लिखा है कि ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन वैल्यू ऑफ n कंस्टिट्यूट अ सिंगल शेल ऑफ एटम। जितने भी n को बिलोंग करेंगे वो एक कंप्लीट आपका शेल बना लेंगे एटम के चारों तरफ या न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये लिखा है n इक्वल टू 1 है तो उसे हम शेल k भी कहते हैं, n इक्वल टू 2 को हम l भी कहते हैं, और यहाँ पर 3 को हम m कहते हैं, 4 को m कहते हैं। तो साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल का जो साइज है वो यहाँ पर n से मतलब क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब n इक्वल टू 3 अगर मैंने लिया और 3 का मैंने p ऑर्बिटल लिया है, और n इक्वल टू 1 लिया है, सॉरी n इक्वल टू 2 लिया है और 2 का मैंने p ऑर्बिटल लिया है, तो 2 वाले शेल का जो p ऑर्बिटल होगा और जो 3 वाले का p ऑर्बिटल होगा, इसमें से बड़ा कौन सा होगा, 3 वाले का होगा। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विल बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जितना ज्यादा n की वैल्यू उतना बड़ा उसका ऑर्बिटल, उतना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। Since energy is required in shifting away the negatively charged electron from the positively charged nucleus, the energy of the orbital will increase with increase of n। ठीक है, तो न्यूक्लियस से दूर ले जाने में इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पर एनर्जी लगती है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अगर आप उसको जितना ज्यादा दूर लेके जाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो जितना ज्यादा यहाँ पर वैल्यू n की बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी जो है वो ऑर्बिटल की बढ़ेगी। यानी कि 4 वाला जो शेल होगा, n इक्वल टू 4 अगर होगा, वहां पे जो ऑर्बिटल होगा वो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू जो 2 वाले में आपका ऑर्बिटल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये इसको L से डिनोट करते हैं, इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो इसके ये दो बाकी के नाम भी ध्यान रखना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये जो नंबर होता है ये आपका क्या बताता है, 3D शेप बताता है किसी भी ऑर्बिटल की। तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, L कैन हैव n वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n-1। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू n के लिए हमारे पास जो L की जो वैल्यूज है वो n वैल्यूज हो सकती हैं 0 से लेके n-1 तक। दैट इज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L आर 0, 1, 2 डैश डैश
अप टू n-1, ठीक है। अब ये कैसे होगा अभी मैं बता दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन n इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ 1 इज l इज ओनली 0। अगर n इक्वल टू 1 ले रहे हो तो यहाँ पर l की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ 0 होगी, मतलब 0 तो सबके केस में आनी है, ठीक है। 0 वाली जो वैल्यू है वो सबके केस में आएगी। मान लो n इक्वल टू 2 है तो l की जो वैल्यू है वो आपकी क्या क्या हो सकती है, 0 होगी और 1 होगी। मतलब ये है कि जितनी आप n की वैल्यू लोगे, ठीक है, मान लो मैंने n इक्वल टू 5 लिया तो इसमें 0 तो आएगा ही आएगा, इसके साथ 1 2 3 और 4, ये आपकी सारी क्या रही, l की वैल्यूज रही। तो अप टू n-1 आपको लेना है। ये n कितना था, 5 था, 5 - 1 4 होता है, तो 4 तक जाना है और 0 से स्टार्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फॉर n इक्वल टू 3 द पॉसिबल l वैल्यूज आर 0 1 एंड 2। तो ईच शेल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सब शेल, ठीक है, और सब लेवल। तो हर शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल्स होते हैं, सब लेवल्स होते हैं। द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सब शेल होते हैं वो इक्वल टू वैल्यू ऑफ n होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट शेल n इक्वल टू 1 देयर इज ओनली वन सब शेल विच करेस्पॉन्ड टू l इक्वल टू 0। तो यहाँ पर l इक्वल टू 0 नाम का एक सबशेल होता है जो आपके n इक्वल टू 1 वाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए होता है। और उसी तरीके से यहाँ पर दो सबशेल होंगे किसके लिए, जब n इक्वल टू 2 की वैल्यू होगी, जिसमें l इक्वल टू 0 l इक्वल टू 1 यहाँ पर आपका सेकंड शेल में होगा। और तीन जो होंगे वो n इक्वल टू 3 के लिए होंगे, l इक्वल टू 0 1 2 and so on. Each subshell is assigned an azimuthal quantum number L. Subshells corresponding to different values of L are represented by the following symbol. ठीक है, तो ये आपके सबशेल होते हैं 0 1 2 3 4 5 के लिए SP DF GH इस तरीके से, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई सबशेल हमारे पास क्या क्या है, 0 1 है, तो इसका मतलब वहां पर S और P सबशेल होंगे, ठीक है, या S या P ऑर्बिटल्स होंगे। उसी तरीके से अगर हम कह रहे हैं कि S हमारे पास 0 से लेकर 2 तक क्या है, सबशेल है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है S P और D हमारे पास सबशेल होंगे, ठीक है। तो वो हमें ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ सबशेल और कौन कौन से जो सबशेल है वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये अलग अलग यहाँ पर सबशेल की इन्होंने नोटेशन दी है। अगर n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, सबशेल कौन सा होगा, 1s होगा। 2 है तो ये 0 होगा फिर से, और 2s होगा। उसी तरीके से 2 के लिए एक और 1 होगा सबशेल, उसके लिए 2p होगा। तो ये आपके सारे सबशेल है, ठीक है। तो लाइक ऑर्बिटल का मतलब आप समझ रहे हो, लाइक ऑर्बिटल इज लाइक ऑर्बिट जहां पर आपका क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मिलेगी। एंड उसके अंदर जो छोटे छोटे सेक्शंस बने हैं उसे हम सबशेल कह रहे हैं, जो हम ये 1s 2s 2p से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। चलो फिर अभी ये यहीं तक करते हैं, इसके बाद इसमें कल कंटिन्यू करेंगे। तो अब बताओ अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो, कुछ पूछना है अगर इसमें। बोलो। बाकी ये भी इसको कल और अच्छे से कर लेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, इससे क्वेश्चन काफी पूछ लेते हैं। यही एक ऐसा सर टॉपिक है जो क्वेश्चन सबसे, कब ये कराएंगे? वाला एक बार बता दो, क्या चीज, ये वाला एक बार बता दो, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ वन वाला, चलो इन ये भी लास्ट कल पॉइंट। बताऊंगा जब आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताऊंगा ना, तो उसके साथ में दोबारा से बताऊंगा ये, ठीक है। ठीक है। इससे पहले का कुछ है तो बता दो, और वरना फिर नहीं जो है सर। अभी जो टेस्ट होगा आपका 7 बजे होगा, ठीक है। तो जितने सर भी जो लोग क्वेश्चन बाकी है वो? हैं क्वेश्चन वो कल कर लेंगे फिर अभी, ठीक है। अभी तो टाइम हो गया, तो 7 बजे आपका टेस्ट है, ओके सर। 7 बजे, ठीक है। तो टेस्ट के लिए रेडी रहना, और वही आई थिंक 40 मिनट्स का होगा, ठीक है। अब आप लीव जी कर सर। सकते हो।